नई बहू की जादुई खीर पूड़ी। बॉबी रसोई के अंदर खड़ी होती है और वो यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। कुछ कर बॉबी, कुछ कर। अगर तेरी सास को पता चल गया कि तुझे खीर पूरी भी बनाने नहीं आती तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। बॉबी बहुत देर से परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। आज माँ होती तो मुझे ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ मुझे पहले ही सब कुछ सिखाकर भेजती। आज मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में ही सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। अपनी माँ को याद करके बॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी उसकी स्वर्गीय माँ उसके सामने प्रकट होती है। अरे बॉबी, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी बच्चों की तरह रो रही हो। मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था ना कि कोई भी परेशानी हो तो उसे समझदारी से सुलझाया करो। बॉबी अपने सामने अपनी स्वर्गीय माँ को देखकर अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को मसलती है और अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम यही हो। हाँ बॉबी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बॉबी इतनी प्यारी है कि मैं उसकी बेइज्जती थोड़ी होने दूंगी। चलो अब अपने हाथों को आगे करो। बॉबी अपने हाथों को आगे करती है, जिसके बाद शकुंतला उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहती है, आज के बाद तुम जो भी खीर पूरी बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होगी। जो भी कोई खाएगा वह तुम्हारे गुणगान करने लगेगा। शकुंतला के इतना कहते ही उसके हाथों से रोशनी निकलती है और बॉबी के हाथों में चली जाती है। देखो बॉबी, तुम अपने हाथों की खीर पूरी के जादू के बारे में कभी किसी को मत बताना, मगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये सब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी माँ के जाने के बाद बॉबी खीर पूरी बनाने लगती है। बॉबी बॉबी, आज सब खाएंगे बॉबी के हाथ की खीर पूरी। और ये भी मामूली खीर पूरी नहीं है, बल्कि जादुई खीर। बॉबी जैसे जैसे खीर पूरी बनाने लगती है, खीर पूरी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे बॉबी, कितनी देर हो गई, तुमने अभी तक खीर पूरी नहीं बनाई? वैसे तुम्हारी खीर पूरी में से खुशबू तो अच्छी आ रही है। बस माँ जी, खीर तो बनने ही वाली है, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज मेरे हाथों की खीर पूरी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाओगी। अरे तेरी दो जेठानियां तो मुझे खीर खिलाकर खुश नहीं कर पाई, तू ही क्या खुश कर पाएगी। फिर भी मैं तेरी हाथों की बनी खीर जरूर खाऊंगी। अरुणा ये कहकर रसोई घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो खीर पूरी बना लेती है और उस खीर पूरी को सभी के लिए परोस कर सबके पास लेकर आती है और एक एक करके सबको खीर पूरी खिलाती है। जैसी अरुणा खीर पूरी खाती है, उसे खीर पूरी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। अरे मैं तो कहता ही था, मेरी बहू बहुत ज्यादा गुणवानी है। देखा कितने अच्छे गुण हैं इसके अंदर। अरे माँ, खीर पूरी तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब आप अपनी बहू बॉबी को उसकी पहली रसोई में इतनी अच्छी खीर पूरी बनाने के लिए कोई तोहफा नहीं दोगी? तोहफा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे जरूर दूंगी। अरुणा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से डायमंड का नेकलेस निकाल कर लाती है और उस नेकलेस को बॉबी को देते हुए कहती है, ले बहू, तेरी दोनों जेठानियां तो इस डायमंड के हार को लेने के लिए कई बार खीर बनाती रही, लेकिन मुझे आज तक किसी की खीर पूरी पसंद नहीं आई। मैंने अपनी स्वर्गीय सास से वादा किया था, जो बहू मुझे सबसे अच्छी खीर पूरी बनाकर खिलाएगी मैं उसे डायमंड का नेकलेस दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। बॉबी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानियां ये सब देखकर जल भुन जाती हैं। अरे इस नई बहू ने आकर तो कमाल ही कर दिया। ओम फो, कते तू राटे काट रही है ये नई बहू। माँ जी ने मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया, जब मैंने इतनी अच्छी अच्छी खीर पूरी बनाकर माँ जी को खिलाई थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अंजलि के ये कहते ही बॉबी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक कटोरी में खीर पूरी उठाकर एक चम्मच अंजलि के मुंह में डालते हुए कहती है, अरे दीदी, नाइंसाफी आपके साथ नहीं होगी, आप भी जरा खाकर देखिए मैंने खीर पूरी कैसी बनाई है। बॉबी एक के बाद एक चम्मच खीर पूरी की अंजलि के मुंह में डालती जाती है। अंजलि भी शौक शौक में खीर पूरी खाती है। फिर खाने के बाद उसे भी खीर पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है।
अरे दल बदलू, तूने तो मिनटों में पार्टी बदल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतने सालों से तू मेरे साथ थी और आज नई बहू के साथ हो गई। मैं इसकी हाथ की खीर पूरी कभी नहीं खाऊंगी। रितिका ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग खीर पूरी खाकर बहुत खुश होते हैं और शकुंतला बॉबी के हाथों की खीर पूरी दोबारा उससे बनवाती है। अरे बहू, खीर पूरी तो खत्म हो गई, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। एक काम कर, थोड़ी सी खीर पूरी और बना ले। बॉबी रसोई में जाती है और अपनी जादुई खीर पूरी बनाकर अरुणा के पास ले आती है। आय हाय 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 बहू, क्या खीर पूरी बनाई है तूने। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अरुणा चम्मच भर भर के खीर पूरी खाने लगती है। उसे खीर पूरी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद बॉबी अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो आज माँ आपने मेरी मदद की। आज अगर आपने मुझे अपनी जादुई शक्ति ना दी होती तो मैं जादुई खीर नहीं बना पाती। लेकिन मुझे ये राज अपने तक ही रखना होगा। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो मेरी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। अरे आप लोगों ने तो ऐसा सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो कुछ बॉबी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो ये सब कहती ही है कि उसकी जेठानी रितिका ये सब सुन लेती है। अरे वाह, क्या बात है। इस बेचारी भोली भाली देवरानी का राज तो मेरे कानों ने सुन लिया। अब तो बेचारी का जादू भी गायब हो गया होगा। कल सासू माँ जी बहुत खुश होकर इससे सभी पंडितों के लिए खीर पूरी बनवाएंगी। कल पता चल जाएगा कि आखिर इस नई नवेली बहू को खीर पूरी बनाने आती है या नहीं। रितिका बहुत खुश होती है और कल का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह सुबह हवन के लिए पंडित आ जाते हैं। बॉबी, मैं चाहती हूँ कि तू अपने इन शुभ और स्वादिष्ट हाथों से हमारे पंडितों के लिए एक स्वादिष्ट खीर पूरी बनाए। जा जल्दी से, फिर बना कर ले आओ। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी? अभी देखो मैं कितनी स्वादिष्ट खीर पूरी बना कर लाती हूँ। बॉबी रसोई में जाती है और फिर बनाने लग गई है। वहीं दूसरी तरफ रितिका ये सब देखकर खुश हो रही होती है। कुछ देर में बॉबी खीर पूरी बनाकर सभी पंडित और अपनी सास अरुणा को परोस देती है। खीर खाने के बाद सभी पंडित शकुंतला से उसकी बहू की तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट खीर पूरी बनाई है जिसने बनाई है। हम उसे नेक देना चाहते हैं, जरा उसे हमारे पास बुलाइए। अरुणा बॉबी को बुलाती है, जिसके बाद सभी पंडित मिलकर बॉबी को अपने हाथों से नेक देते हैं। ये सब देखकर रितिका जलने लगती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अरे इसके जादुई खेल का रास्ता मुझे पता चल गया था, फिर इसने इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी कैसे बनाई? तभी रितिका के सामने बॉबी की स्वर्गीय माँ प्रकट होती है और उससे कहती है, क्योंकि बॉबी बहुत समझदार है। जब उसने अपनी पहली रसोई पर सबके लिए खीर पूरी बनाई थी तो उसके दिमाग में अच्छी खीर पूरी बनाने का सभी तरीका बैठ गया था और इसी वजह से उसने बिना जादू के भी अच्छी खीर पूरी बनाई। आप कौन? मैं बॉबी की स्वर्णिम माँ हूँ। ये सुनते ही रितिका अपने कमरे में ही बेहोश हो जाती है। उस दिन के बाद से रितिका बॉबी से बैर करना छोड़ देती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे बहुत दिन हो गए अपने बच्चों से बात किए। जब से मेरे पांचों बेटे शहर जाकर कमाने लगे हैं, मैं तो यहाँ पर अकेली ही पड़ गई हूँ। एक काम करती हूँ, आज उन पांचों को कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ। पता नहीं मेरे नालायक सुपुत्र क्या कर रहे होंगे। शीतल एक एक करके अपने 5 बेटों को कॉल लगाती है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लगता, जिसके बाद शीतल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे पांचों बेटों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मेरे अंदर से तो हलचल सी मच गई है। मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी शीतल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे इसमें कौन आ गया? अरे रुको भाई, खोल रही हूँ दरवाजा। अब क्या दरवाजा पीट पीट कर दरवाजे को तोड़ोगे? जैसे ही शीतल दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके 5 बेटे खड़े होते हैं, जो उसको देखते ही उसके पैर छूते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे काले, जुग जुग जियो मेरे पुत्रों। तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। आखिरकार तुम अपनी माँ को देखने यहाँ आ ही गए। अरे तुम्हें अपनी माँ की थोड़ी भी याद नहीं आती है क्या? अरे माँ, अब सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी? हम कब से खड़े हैं, अब हमें अंदर भी बुलाओगी या नहीं? शीतल अपने 5 बेटों को अंदर आने के लिए कहती है। अरे आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। उनके साथ 5 शहर की लड़कियां भी अंदर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर शीतल कहती है, अरे ये 5 लड़कियां कौन है? और इन्हें देखो तो सही, इन्होंने क्या पहना हुआ है? अरे इतने वाहियात कपड़े कोई कैसे पहन सकता है? ची 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 ची, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। अरे माँ, आप इन्हें बाहर क्यों निकाल रही हो? ये 5 हमारी पत्नियां हैं। क्या कहा?
तुम्हारी पत्नियां, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हारी शादी के कितने और क्या क्या अरमान देखे थे। अरे तुम्हें शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे बेटे तो शहर में जाकर कमा रहे हैं, लेकिन निकम्मो, तुम तो शहर में लौंडियाबाजी कर रहे थे। ऊपर से शहर की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर भी ले आए। अरे माँ, ये शहर की लड़कियाँ तो हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं। इनका दिल भी बहुत अच्छा है। अरे हमारे गांव में क्या लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुमने शहर की लड़कियों से शादी कर ली? अरे माँ जी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? हमने छोटे कपड़े पहने, इसका मतलब हमारे अंदर संस्कार नहीं है क्या? अरे खड़ी क्यों हो? चलो जल्दी से माँ जी के पैर छू लो। वो पांचों तुरंत शीतल के पैर छूती हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, पहले ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, मेरे सपने चूर चूर कर दिए हैं। अरे माँ, अब मान भी जाओ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? देखना हमारी पत्नियां आपका कितना अच्छे से ख्याल रखेंगी। हाँ, बस यही दिन देखने के लिए रह गए थे। अरे ये शहर की लड़कियां अपना तो ख्याल रख ले पहले, मेरा तो क्या ही रखेंगी। और हाँ, अपनी पत्नियों को समझा दो थोड़ा ढंग के कपड़े पहने घर के अंदर। अरे अगर मोहल्ले के लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। ओहो माँ जी, आप तो हमारे कपड़ों पर हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। और इन कपड़ों में क्या बुराई है? देखो कितने फैशनेबल है, और ऐसे कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने ये ड्रेस बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी मार्केट में। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तुम अपनी पत्नियों से कह दो कि अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। शीतल अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया है मेरे बेटों ने। मैं तो सोचती थी कि अपने बेटों की शादी संस्कारी और गांव की लड़कियों से करवाऊंगी जो मेरे इस घर को अच्छे से संभाल सकें, लेकिन इन्होंने तो शहर की लड़कियों से शादी करके मेरे सारे अरमानों का कचरा बना दिया। ऐसा सोचकर शीतल थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद शीतल अपने बिस्तर से उठती है और अपने आप से कहती है, अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे ही उन पांचों को थोड़ा अपने घर के संस्कार सिखाने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक शॉर्ट्स पहनकर टीवी देख रही होती है, तो दूसरी टॉवल लपेटकर यहाँ से वहाँ घूम रही होती है, तो तीसरी हाथ में दारू की बोतल लेकर पैग बनाती हुई पी रही होती है, चौथी सिगरेट पी रही होती है और पांचवी किसी अंग्रेजी गाने पर नाच रही होती है। ऐसे ही वे पांचों कुछ न कुछ कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर शीतल अचानक से बेहोश हो जाती है। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? देखो जरा, ये तो जमीन पर ही सो गई। अरे शराब तो मैं पी रही थी, लेकिन नशा इन्हें चढ़ गया। अरे पागलो, माँ जी सोई नहीं, बेहोश हो गई है। जल्दी से इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। वो पांचों मिलकर अपनी सास शीतल को उठाकर सोफे पर लेटा देती हैं, जिसके बाद सीमा शीतल के पांचों बेटों को बुला लेती है। अरे देखो तो, आपकी माँ को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई। जैसे ही सूरज पानी की कुछ बूंदें शीतल के चेहरे पर डालता है, शीतल को होश आ जाता है और वो होश में आने के बाद अपने बेटों से कहती है, अरे करम जलो कमीनों, निकम्मो, तुमने तो मेरे भाग्य ही फोड़ दिए। अरे कहाँ से लेकर आए हो इन बेशरम बहुओं को? माँ, हम इनसे प्यार करते हैं। हाँ माँ, इनके बिना नहीं जी सकते। अगर ये ना होंगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं तो अपना हाथ काट कर ही मर जाऊंगा। अरे तरुण बेटा, तू क्यों चुप है? तू भी कुछ बोल ले। माँ, हमारी प्यार को हमसे अलग मत करो। तुम पांचों के प्यार ने तो मेरी जान ले ली है, अब मैं क्या करूं? बेचारी शीतल को ना चाहते हुए भी पारुल, सीमा, राखी, रमा और संजना को अपनी बहू स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके चलते उसे उन पांचों को बर्दाश्त करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेशर्म बहुओं को गांव के कुछ संस्कार सिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पांचों शीतल का सिखाया हुआ एक भी संस्कार सीख नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो शीतल घर से बाहर निकलती तो गांव की औरत उसे ताने देने लगती। अरे देखो, आ गई शीतल। अरे इसके घर में तो 5 शहर की बहुएं आई हैं और पांचों इतनी बेशरम हैं कि इसकी एक भी नहीं सुनती। अरे इसलिए कहते हैं बेटों को अपने सीने से दूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। ये सब शीतल सुन लेती है और वो गुस्से से उन दोनों को कहती है, मेरी बहू जैसी भी है मेरे लिए अच्छी है। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो और हमारे घर में ताका झाकी करना बंद करो। अपने घर के गार्डन से शीतल की पांचों बहुएं उसकी ये सब बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद उन पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमने अपने पहनावे और अपने रवैये से माँ जी को बहुत दुख पहुँचाया है। हमारी सास कितनी संस्कारी है और हम कितने बेशरम हैं, लेकिन फिर भी माँ जी ने हमें घर से बाहर नहीं निकाला। और तो और आज उन्होंने हमारे चलते इन औरतों को भी कड़ा जवाब दिया है। अगर वो हमारे साथ इतने अच्छे से रहती हैं, तो हमें भी उनकी बातों को मानना चाहिए। आज से हम सभी संस्कारी बहू बनकर दिखाएंगे। उस दिन के बाद से वो पांचों धीरे धीरे अपने आप ही गांव के तौर तरीके और संस्कार सीखना शुरू कर देती हैं, जिसमें वो अपने पतियों की मदद लेती हैं।
देखते ही देखते वो पांचों शहरी और बेशन बहू से एकदम गांव की संस्कारी बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर शीतल बहुत खुश होती है और एक दिन अपनी पांचों बहुओं से कहती है, तुम पांचों दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने मेरे चलते गांव के संस्कार भी सीख लिए। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब शीतल अपनी पांचों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सास और जुड़वा बहुओं की किस्मत। मणिपुर के छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के दो बेटे थे, एक शुभम और एक रौनक। दोनों बेटों की जुड़वा पत्नियां थी, यानी कलावती की दो जुड़वा बहुएं, लेकिन दोनों ही बहुत अलग थी। एक तो बहुत बड़े बंगले में रहती थी और दूसरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है। अरे अरे देखो तो सही कैसे पी कर सो रहा है, जरा भी शर्म नहीं। इसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश उस दिन मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। माया का पति शुभम चारपाई पर टांग फैलाकर नशे की हालत में लेटा होता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अरे देखो तो सही इस दारू वाले कीड़े को, किस तरह दारू के नशे में गाने गा रहा है। अभी इसे बताती हूँ। माया एक पानी की बाल्टी भरकर लाती है और सीधा शुभम के ऊपर उड़ेल देती है। अरे 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 कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? अरे माया की बच्ची तू है? रुक साली कुतिया, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शुभम माया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, रुक अभी बताता हूँ। अरे अरे शराबी नशेड़ी कहेंगे, तू मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? एक तो गलती करता है और ऊपर से मुझे ही मारता पीटता है। माया भागते भागते अपनी बहन छाया के घर पहुंच जाती है। छाया का घर बहुत बड़ा होता है। तभी माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर छाया अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे माया, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे घर के अंदर इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रहे हो? अब तू ही बता छाया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये आदमी रोज दारू शराब पीकर ऐसे ही पड़ा रहता है, ना तो नौकरी करता है न मजदूरी पर जाता है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आई बड़ी मेरी शिकायत लगाने वाली। तुझे क्या लगता है ये मुझे रोक लेगी? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, चाहे दारू पीऊं चाहे कुछ भी पीऊं, तुम दोनों जुड़वा बहनें मुझे रोक नहीं सकती। तभी वहां पर छाया का पति रौनक पहुंच जाता है और ये सब देखकर शुभम से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, क्या देख रहा हूं मैं अपने घर में? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? भाई दरअसल माया मुझसे लड़ते लड़ते यहाँ आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है। रौनक तुरंत शुभम को एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद शुभम जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर माया भी चुप हो जाती है। तूने शराब पी रखी है? आज अगर तुमने उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया होता तो शायद तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम ही किसी लायक नहीं हो। शुभम रोते हुए कहता है, अगर हम दोनों ने भी आपकी तरह थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी उन दोनों की माँ कलावती आ जाती है, जो उन दोनों से कहती है, देखो तुम दोनों मेरी बहू हो, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अलग अलग है और ये सब तुम दोनों के हाथों में ही था। जहाँ छाया ने अपनी किस्मत को चमकाया, वहीं दूसरी तरफ माया ने अपनी जिंदगी से माया को ही दूर कर दिया। सही कहा माँ जी, एक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा। और तो और मैंने छाया से ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन मुझसे ज्यादा समझ छाया के अंदर है। उसने अपने हर फैसले बहुत सोच समझ के लिए। देखो बहन, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। और शुभम जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब शराब और नशे में पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। छाया अपनी जुड़वा बहन माया से अमीर हो, लेकिन छाया माया से कम पढ़ी लिखी और कम एजुकेटेड होती है। आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से वो गरीब होती है? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लैला बहन, मेरा इस दुनिया में मेरी दोनों जुड़वा बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। अब मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगी और भगवान की पूजा पाठ में लग जाऊंगी। फिर तुम्हारे घर का और पैसों का क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पूरी जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके
अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बांट दूंगी ताकि वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ सके। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। वैसे मुझे तुम्हारी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए एक रिश्ता याद आया है। घर बार भी अच्छा है और दोनों लड़के भी अच्छे हैं। अरे बहन, तो देर किस बात की है, रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ और मुझे उनसे मिलवाओ। लैला कलावती और सरोज को आपस में मिलवा देती है। सरोज को कलावती के दोनों बेटे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कलावती के बेटे शुभम और रौनक से करवा देती है। विदाई होते समय कलावती 2-2 सूटकेस लेकर आती है जिसके अंदर पैसा होता है। मेरी बच्चियों, ये लो, मैंने अपना मकान और अपनी पूरी जायदाद आधी आधी तुम्हारे नाम कर दी है। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मैं सन्यासी बनने जा रही हूँ और भगवान की सेवा मैं करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे माँ, इन सूटकेस में कितना पैसा होगा? दोनों सूटकेस में 5-5 लाख रुपए हैं। पैसों का नाम सुनते ही माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से छाया अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सारा पैसा हमें दे दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? जरा अपने बारे में तो सोचती। देखो मेरी बच्चियों, इस पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करना ताकि तुम्हें आने वाले कल में कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना कहकर सरोज छाया और माया को विदा कर देती है। ससुराल जाने के बाद वो दोनों मिलकर अपनी सास कलावती के घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की जिंदगी अच्छे खासी गुजरने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उनके घर पर परेशानियां आने लगती हैं। शुभम और रौनक दोनों की नौकरी छूट जाती है और वो दोनों घर में बैठ जाते हैं। अचानक से इस नौकरी छूटने के झटके ने मुझे हैरान करके रख दिया है। अब हम लोग घर कैसे चलाएंगे? अरे भाई, मुझे क्या चिंता, मेरी पत्नी के पास तो पूरे 5 लाख रुपए हैं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती उन्हीं पैसों को चलाएंगे। तुम दोनों अपना देख लो। तभी छाया भी रौनक को अपने 5 लाख रुपए के बारे में बताती है, जिसके बाद रौनक बहुत खुश होता है और छाया से कहता है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम खोल लें ताकि आने वाले कल में हम किसी चीज को परेशान न हो। आप बिल्कुल सही सोच रही हो। नौकरी आज है कल नहीं, क्या फायदा नौकरी के भरोसे रहने का? और इतने पैसों से हम अच्छा खासा काम खोल सकते हैं। छाया और रौनक मिलकर दोनों एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते गांव भर में उन दोनों का ढाबा मशहूर हो जाता है और एक ही साल में वो दोनों मिलकर 5 लाख का दोगुना कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम और माया दोनों 5 लाख रुपए की रोजाना शॉपिंग करते, अच्छा खाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ता है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? आज अगर मैंने उन पैसों की इज्जत की होती तो शायद मैं भी छाया की तरह अपने खुद के घर में ऐशो आराम से जी रही होती। माया दिन रात अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ टेंशन लेकर शुभम शराब की लत में लग जाता है और सुबह शाम शराब पीकर अपना गुजारा करने लगता है, जिस बात से माया बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और ये झगड़ा छाया के घर तक पहुंच जाता है। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकती। अब मेरा सब कुछ जा चुका है। अपनी जुड़वा बहन माया की ये बात सुनकर छाया को उसके ऊपर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो रौनक से कहती है, रौनक जी, जैसा कि आप मुझे बताते थे आज वैसा ही हुआ है। ये दोनों अपनी गलती पर पछता रहे हैं। मेरी मानो इन्हें एक मौका दे दो, शायद फिर ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सही कहती हो। आज तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना था और इन्होंने खुद, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें एक मौका दे दूं। रौनक तुरंत अपने कमरे में जाता है और 5 लाख रुपए सूटकेस में लाकर शुभम और माया को देते हुए कहता है, ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। वो समय तुमने उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस बार तुम उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करोगे और अपनी किस्मत को खुद बनाओगे। जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती। आज अगर तुम्हें दोबारा मौका मिला है तो उसे गंवाना मत और कुछ अच्छा करके दिखाना। शुभम और माया दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो कपड़ों के कारोबार से अच्छा खासा कमाने लगते हैं। कुछ ही समय में अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल लेते हैं, जिसके बाद
फर्श से अर्श पर आने में उन्हें देरी नहीं लगती। उनकी जिंदगी में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और एक दिन कलावती अपने दोनों जुड़वा बहुओं को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, यही होती है इंसान की किस्मत और अकलबंदी। आज तुमने अपनी अकलबंदी से अपनी किस्मत चमकाई है। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। उस दिन के बाद से छाया और माया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। मंगला बहुत देर से समुद्र के बीचों बीच अपना जाल फेंक कर खड़ी होती है, लेकिन इतनी देर से जाल बिछाने के बाद भी उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसती। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आता है और मंगला को देखकर कहता है, अरे मंगला रहने दे, तुझसे अब इस उम्र में नहीं हो पाएगा। अरे तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ जाल फेंक कर खड़ी रहेगी और तेरे जाल में मछली फंस जाएगी? हैं? यहाँ तेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसेगी, क्योंकि पहले ही तेरे जाल में कितने सारे छेद हो रहे हैं। अरे अगर मेरे जाल में छेद है तो क्या हुआ, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं मछली फंसने का इंतजार करती रहूंगी। मंगला की बात सुनकर कौशल वहां से चला जाता है और अपनी मछली पकड़ने लगता है। देखते ही देखते कौशल कई सारी मछली पकड़ लेता है, लेकिन मंगला एक भी मछली नहीं पकड़ पाती, जिसके चलते मंगला को बहुत दुख होता है। वो वहां से जाने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके जाल में एक मछली फंस जाती है। अरे लगता है मेरे जाल में भी कोई मछली फंस गई है। मंगला उस मछली को पकड़ कर निकालती है, जिसके बाद मंगला को वो मछली बहुत अजीब सी लगती है। अरे ऐसी मछली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत ही अलग प्रकार की मछली है। वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज तो हम इसे ही काट कर खाएंगे। मंगला उस मछली को अपने घर ले जाती है और अपने बहू को देते हुए कहती है, अरे बहू, ये ले, मैं मछली पकड़ कर लाई हूँ, इसे जल्दी से पका ले। बहुत जोरों से भूख लगी है। मंगला के हाथों से विनीता मछली को ले लेती है, जिसके बाद वो मछली लेकर उसे बनाने के लिए, उसे साफ करने के लिए लेकर निकल जाती है। मछली को बनाने से पहले मुझे उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। विनीता पानी के नीचे रखकर मछली को साफ करने लगती है। विनीता को ये लगता है कि मछली पानी से बाहर आने की वजह से मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मछली अचानक से अपनी आंखें खोलती है और विनीता के हाथों में काट लेती है। विनीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या माँ जी, जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, इस मछली ने मुझे काट लिया है। अरे माँ जी, कहाँ हो आप? तभी वहाँ पर मंगला आती है और विनीता के हाथों से मछली को दूर करती है, जिसके बाद मछली अपने आप ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। अरे बहू, लगता है तू इस मछली को नहीं बना पाएगी। इस मछली ने तो तेरे हाथ में काट लिया है। एक काम कर, तू जाकर बाकी के काम देख ले। मैं इस मछली को बना लेती हूँ। आज इस मछली को मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। मंगला मछली को अच्छे से साफ करने के बाद उसको अच्छे से पकाती है और मछली के साथ खाने के लिए चावल भी बनाती है, जिसके बाद मंगला अपने बहू से कहती है, अरे बहू, देख मैंने कितनी अच्छी मछली बनाई है। चल अपने बाबूजी और वीरेंद्र को जल्दी से बुला ले, वो भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लेंगे। विनीता सबको बुला लेती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे माँ, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, एकदम मजा आ गया। और ये चावल मछली के साथ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, खाना तो अच्छा होगा ही। अब मंगला ने जो बनाया है, अरे इन हाथों के जादू ने तो मुझे मंगला के प्यार में पागल किया था। परिवार के सभी लोग हंसी खुशी खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। आधी रात के समय विनीता को अचानक से बेचैनी होने लगती है। अरे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना है। विनीता अपने रसोई में जाती है और मटके से पानी पीने लगती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती। वो मटके का सारा पानी पी जाती है, जिसके बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती। अरे ये क्या, मुझे तो और ज्यादा प्यास लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी नहीं पीऊंगी तो जी ही नहीं पाऊंगी। ऊपर से घर के अंदर सारा पानी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? विनीता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो तुरंत अपने घर के पास वाले समुद्र में पहुंच जाती है और पानी देखते ही वो पानी के अंदर चली जाती है। देखते ही देखते विनीता एक जल परी में बदल जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे ये क्या, ये मैं तो अचानक से जल परी बन गई हूँ। लेकिन मैं एक जल परी कैसे बनी?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। विनीता पानी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पानी से बाहर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी पानी के अंदर चली जाती है। पानी में अपनी लंबी सी मछली जैसी पूंछ देखकर विनीता रोने लगती है। लगता है मैं एक जल परी बन गई हूँ और अब मैं वापस अपने घर नहीं जा पाऊंगी। विनीता पानी के अंदर ही रोने लगती है। तभी उसके पास एक अजीब सी मछली आती है और उससे कहती है, रोना बंद करो, रोने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हुआ है? दरअसल हमारे समुंदर के अंदर हमारी जैसी कुछ मछलियाँ हैं। अगर हमारे जैसी मछलियाँ गलती से किसी को भी काट ले तो वो जलपरी बन जाती है। लगता है तुम्हें हमारे जैसी ही किसी मछली ने काटा है। तभी अचानक से विनीता को उस मछली के बारे में याद आ जाता है जो मंगला ने लाकर उसे दी थी। हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तुम्हारे ही जैसी दिखने वाली मछली ने मुझे काटा था। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या मैं अब जिंदगी भर ऐसे ही जलपरी बनकर ही रह जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल 7 दिनों के लिए है। दरअसल हमारी मछलियाँ खतरे में है। समुंदर के अंदर एक राक्षस है जो हम मछलियों को मारता जा रहा है ताकि हमारी प्रजातियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो समुद्र पर राज कर सके। तुम जलपरी इसलिए बनी हो ताकि तुम उस राक्षस को मार सको। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं एक मछली होकर राक्षस से कैसे लड़ूंगी? अगर आज तुमने हमारी मदद नहीं की तो फिर इस समुद्र के अंदर कोई मछली नहीं बचेगी और राक्षस इस पूरे समुद्र के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। मछली के ऐसा कहने के बाद विनीता उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मछली विनीता को समुद्र के अंदर राक्षस की गुफा में ले जाती है, जहाँ पर चारों तरफ कई सारी मछलियों के कंकाल पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर विनीता बहुत ज्यादा डर जाती है। मुझे लगता है वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है। अगर उसने मुझे मार दिया तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। विनीता ऐसा सोचकर डर ही रही थी कि तभी अचानक से उस राक्षस के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचती है, उसे वहां पर एक बहुत बड़ा सा राक्षस दिखाई देता है। इस राक्षस को खत्म करने के लिए तुम्हें उसके सर पर लगे हुए कोहिनूर के हीरे को नष्ट करना होगा, तभी ये राक्षस मर सकता है। जलपरी को देखते ही राक्षस कहता है, आखिरकार तुम अपने मसीहा को मेरे पास ले ही आई। आज मैं जलपरी को मारकर इस पूरे समुद्र के ऊपर राज करूंगा। इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। देखते ही देखते राक्षस और जलपरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। राक्षस जलपरी को बहुत खरोच मारता है। तभी अचानक से विनीता अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी जलपरी की पूंछ से राक्षस का भाला छीन लेती है और भाले से राक्षस के सिर पर वार करती है, जिसके चलते राक्षस के सिर पर लगा हुआ कोहिनूर का हीरा टूटकर चूर-चूर हो जाता है और राक्षस का खात्मा हो जाता है। मैंने इस राक्षस को मार दिया है। अब तुम सभी मछलियाँ सेफ हो। ऐसा कहकर विनीता वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए पानी से ऊपर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी जलपरी के रूप में ही थी। तभी उसे सामने उसकी सास मंगला आती हुई दिखाई देती है। अरे बहू, ये क्या? तू जलपरी की तरह कैसे दिख रही है? विनीता अपनी सास मंगला को पूरी घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मंगला को अपनी बहू के ऊपर बहुत गर्व होता है। देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं। अब विनीता जलपरी से वापस एक इंसानी रूप में आ जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सास बहू का जादुई तालाब। एक छोटे से गांव में एक विधवा सास बहू किराए के घर पर रहा करती थी। एक दुर्घटना के दौरान उन दोनों के पतियों की मृत्यु हो गई थी। सास मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करती थी और बहू लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। उनका घर एक तालाब के पास था। एक दिन की बात है। अरे बहू, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। नीलम ऐसा कहकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में लकड़ियाँ काट कर वापस आ जाती है, जिसके बाद उन लकड़ियों से नीलम और अनामिका दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, सुबह से मकान मालिक 3 बार चक्कर काट कर चला गया है।
अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें इस घर से निकाल देगा। कितने महीने से हमने इस घर का किराया नहीं दिया है। इस बार मालकिन मुझे तनख्वाह दे देगी तो मैं उस पैसों से मकान का किराया भर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप तसल्ली से खाना खाइए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सास नीलम के साथ बैठकर आराम से खाना खाती है। जिसके बाद जब खाना बच जाता है तो वो बचे हुए खाने को तालाब के पास ले जाती हैं और तालाब की मछलियों को खिलाने लगती हैं। मछलियों को खाना खिलाते खिलाते बेचारी अनामिका अपने पति को याद करके रोने लगती है। क्यों, आखिर क्यों आप हमें छोड़कर चले गए? आपके बिना हमारा गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। मैं अकेली कैसे ये सारी जिम्मेदारियों को संभालूं? ऊपर से मेरी कोख में आपका अंश भी है। बेचारी अनामिका रो ही रही होती है कि तभी अचानक से तालाब के अंदर एक हलचल सी मचने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? आखिर ये क्या हो रहा है? तालाब के अंदर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देखते ही देखते तालाब के अंदर से एक पानी के देवता आते हैं और अनामिका के सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो? अपने आंसुओं को पोंछ लो। दुख और संकट हर किसी के जीवन में आते हैं और तुम तो इन दुख और संकटों से शुरू से ही लड़ रही हो। देवता जी, क्या बताऊं, अब शादी से पहले मेरे परिवार में इतनी दिक्कत थी जिसके चलते मेरे माता पिता ने जल्दबाजी में मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरे पति अच्छे खासे कमा रहे थे, लेकिन अचानक से एक दुर्घटना के दौरान उनकी और मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। लेकिन मुझे इस बच्चे और अपनी माँ जी का ध्यान रखना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छा लगा। एक तरफ तुम्हारे पास इतनी परेशानियां हैं और फिर भी तुम सारी परेशानियों को एक तरफ करके इस तालाब की भूखी मछलियों को खाना खिलाती हो। आज से ये जादुई तालाब तुम्हारा हुआ। तुम इस जादुई तालाब से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जो मैं तालाब से मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा? तुम एक बार अपने लिए कुछ मांग कर तो देखो। हमारे सर पर कोई छत नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक अच्छा सा घर हो, जिसमें मैं अपनी सास के साथ आराम से रह सकूं। जिस मकान में मैं अभी रहती हूँ वो किराए का है और मुझे डर लगता है कि कभी मकान मालिक हमें घर से निकाल ना दे। अनामिका के इतना कहने के बाद तुरंत ही तालाब के पास एक बहुत प्यारा और सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे अनामिका देखते ही रह जाती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अनामिका उस घर के अंदर आती है, जिसके बाद वो घर के अंदर चारों तरफ देखकर अपने आप से कहती है, अरे वाह, क्या बात है! इस घर के अंदर तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। देवता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो हमें इतने अच्छे घर में रहने का अवसर ना मिलता। ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद जरूर कर लेना। ऐसा कहने के बाद देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अनामिका अपने सास को जादुई तालाब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीलम कहती है, अरे वाह बहू, क्या बात है! मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में हमारे पास एक जादुई तालाब है और जिससे हम कुछ भी मांगे वो हमें वो दे देगा। अरे माँ जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन देखो ये हकीकत है। चलिए मेरे साथ चलिए। अनामिका अपनी सास को तालाब के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो जादुई तालाब से कहती है, जादुई तालाब, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? अनामिका के ये कहते ही उसके सामने एक खाने की टेबल और 2 कुर्सियां प्रकट हो जाती है। उस टेबल के ऊपर खाने के अलग अलग तरीके के पकवान रखे होते हैं, जिन्हें देखते ही नीलम के मुंह से पानी आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है! मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम एक जादुई तालाब के पास रहते हैं। हम इस जादुई तालाब से मेरी और तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। नीलम और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं,
जिसके बाद वो दोनों उस जादुई तालाब के पास रहने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाती है, लेकिन एक दिन जंगल में एक लकड़हारा अनामिका को जादुई तालाब के पास देख लेता है। अनामिका जादुई तालाब से कुछ पैसे मांगती है, जिसके बाद जादुई तालाब उसके सामने पैसों के बंडल प्रकट कर देता है। अरे वाह, क्या बात है जी, इसका मतलब ये है कि कोई मामूली तालाब नहीं है। ये तो ससुरा एक जादुई तालाब है बे। अब मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। लकड़हारा चुपके से अनामिका के पीछे की तरफ जाता है और अचानक से उसका मुंह दबोच लेता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर छुरी रखकर कहता है, क्या बात है, जादुई तालाब के मजे अकेले अकेले लूट रही हो? अब जरा मेरे लिए जादुई तालाब से खजाना मांगो, वरना तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा मैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ये जादुई तालाब केवल अच्छे लोगों की ही मदद करता है। तुम्हें इस जादुई तालाब से कुछ नहीं मिल पाएगा। अरे कैसे नहीं मिलेगी? अगर तूने अभी के अभी जादुई तालाब से खजाना नहीं मांगा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अनामिका रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए जादुई तालाब से कहती है, ए मेरे जादुई तालाब, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस आदमी को जो चाहिए उसे वो दे दे और इससे मेरी जान बचा ले। अनामिका के इतना कहने के बाद तालाब के जादू से वहाँ खजाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर लकड़हारा खुशी से पागल हो जाता है। जैसे ही वो खजाने को उठाने लगता है, उसके स्पर्श से उसके हाथ और शरीर अचानक से जलने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ रे, अरे कोई मेरी मदद करो, अरे कोई मुझे बचाओ रे, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ रे। उस लकड़हारे की ये हालत अनामिका से देखी नहीं जाती, जिसके बाद अनामिका उसके ऊपर पानी डाल देती है। लेकिन तभी उसकी सास नीलम वहाँ आ जाती है और कहती है, नहीं अनामिका, ऐसा मत करो, इसे इसके किए की सजा मिलने दो। लेकिन हम इसे ऐसे मरने कैसे दे सकते हैं? क्या पता इसका भी कोई परिवार हो या फिर ये ऐसा मजबूरी में कर रहा हो। इसके इतना कहते ही तालाब के अंदर से पानी के देवता प्रकट होते हैं, जो अनामिका की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, इसे इसके किए की सजा मिली जो बहुत जरूरी थी। इसने न जाने कितने लोगों को परेशान किया है और उन्हें जान से मारा है। अगर आज इसे इसके किए की सजा नहीं मिली तो पता नहीं ये आदमी कितने लोगों को पैसे और सोने की लालच में मौत के घाट उतारेगा। कुछ ही देर में आदमी जलकर खाक हो जाता है, जिसके बाद पानी के देवता भी वहां से गायब हो जाते हैं और तालाब से निकला खजाना भी गायब हो जाता है। उस दिन के बाद अनामिका अपनी सास और अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे खुशी खुशी रहने लगती है।